अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। मच का सानेहा आज 7वां दिन और एहतजाजी धरने में वक्त गुजरने के साथ साथ शुरुका में इजाफा होता चला जा रहा है और मुल्क के जो बेशतर बड़े इलाके हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पर लोगों के धरने ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। आज कराची के तकरीबन 36 मकामात पर ये सिलसिला जारी है धरनों का और लोगों की जो इजहार यकजहती है सानिया पेश आया मच में 11 कारकुनों को जो बेदर्दी के साथ हलाक किया गया, उसके एहतजाज में ये धरने जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जैसे हमने कल आपके साथ बात की थी कि जो एक दो रीजनिंग हो सकती हैं कि वो वहाँ पर नहीं जा रहे, इस हवाले से जो दूसरी इसकी हवाले से जो हमारी एक एनालिसिस था वो वाज़ेह तौर पर सामने आया कि जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात होती है, अगर वो इस चीज़ के साथ लिंक करते हैं कि मेरे जाने से वहाँ पर तदफीन होगी तो ये हरगिज़ नहीं होगा और इस तरीके से आप लाशें रखकर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका एक व्यू पॉइंट है। इस हवाले से हम तो इस चीज़ की उनसे गुजारिश कर रहे हैं इस चैनल के प्लेटफॉर्म से कि आप वहाँ पर जाएं, उनकी दादरसी करें और ताकि वो अपने प्यारों को अल्लाह के हवाले करें और मुल्क के अंदर जो इस वक्त कियोस की जो सूरत हाल डिवेलप हो रही है वो ख़त्म हो। तो इसके अलावा जो उसामा सत्ती का केस है इस्लामाबाद में, उसके हवाले से भी कुछ हमारे पास अभी डिटेल्स हम चाह रहे थे कि हमारे सामने आए। जुडिशल कमीशन ने जो 7 दिन का जो जिस्मानी रिमांड दिया हुआ है और इसके 3 दिन हो गए उसको गुजरे हुए और हम उसके ऊपर भी चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस के ऊपर सो मोटा एक्शन ले, उसको नोटिस लेकर इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें ताकि केस किसी तरीके से मैनिपुलेट नहीं हो सके। नाज़रीन किराम, हमने कल आपसे बात की थी मार्केट की सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए। आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब मोहम्मद आसिफ अबू बकर को। इनका ताल्लुक पाकिस्तान की एक बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तकरीबन 20 साल का इनका मार्केट का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का खास करके इनका एक्सपीरियंस है। इनके साथ आज हम बात करेंगे और इनसे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, 20 साल का एक्सपीरियंस हो तो ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि इनसे ज़्यादा मार्केट के ऊपर आज इनसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द शो जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आसिफ साहब, हम डायरेक्ट आपकी तरफ आते हैं और मार्केट की जो सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड के ऊपर नजर आ रही है और इस हफ्ते की अगर खास करके हम बात करें तो तकरीबन 1200-1300 के करीब पॉइंट्स जो है ना वो इंक्रीज किए हैं इस मार्केट ने और आज तकरीबन मार्केट किसी हद तक जाकर ये 46,000 के लेवल को भी इसने टच किया है। तो इंडेक्स जबरदस्त इस वक्त जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये मार्केट में कब तक ये बुलिश ट्रेंड जो है ये कब तक टाइम रहेगा? देखें, ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है, जो बुलिश ट्रेंड है वो चलेगा तकरीबन जनवरी की एंड और फरवरी की 15 तक ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये ईयर एंड है और ईयर एंड में रिजल्ट्स वगैरह आते हैं और ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर और अपना दूसरे केमिकल सेक्टर्स और इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह का ईयर एंड होता है। तो इस वजह से ये मार्केट इसमें तेज़ी देखी जा रही है और बैंकों के रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आए हैं पिछले 3 क्वार्टर्स के और फाइनल ईयर के भी रिजल्ट बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड है। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड आपके साथ डिस्कस हो रही थी कि आपकी नज़र में इस जो इंडेक्स है इस वक्त जो आज लेवल क्लोज हुआ है 45,654, 309 इजाफी पॉइंट्स के 100 इंडेक्स बंद हुआ है। आप हमें ये कह रहे थे कि इस मार्केट को मजीद ऊपर जाना चाहिए था, उस हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ये मार्केट फिलहाल तो 47,000 तक नजर आ रही है। ठीक है। ये इस मंथ के एंड तक और अगले मंथ के मिड तक फरवरी मिड तक, जब तक कि वो FATF का इसमें अभी जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी है इस मंथ में उसमें तो कुछ इम्पैक्ट नजर नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन के रेट भी नीचे आए हैं। मगर मेन इस वक्त जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा वो हमारा ऑयल सेक्टर में OGDC और PPL परफॉर्म नहीं कर रहा। एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर, एक्सप्लोरेशन में जी। इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्राइवेटाइज न्यूज है, अब उसका प्राइवेटाइजेशन का रेट फिक्स नहीं हो पा रहा कि वो किस रेट पे करेंगे। अच्छा। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से OGDC और PPL ने वो परफॉर्म नहीं किया जो उनको करना चाहिए। $50 जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है, $51 हो गई है जी, $51 हो गई है। तो इधर आके जो ये परफॉर्म करना चाहिए था, अभी इनके वो प्राइसेस ऊपर नहीं गए और जैसे ये सेक्टर मूव करेगा
तो मार्केट और ड्राइव हो जाएगी और 51,000 तक इंडेक्स अच्छा। जा सकता है। अगर ये ऑयल सेक्टर सही परफॉर्म करे, अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर, तो मार्केट ऊपर जा सकती है, ऊपर जा सकती है मजीद। मजीद तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या रीजनिंग क्या हो सकती है जिसकी वजह से इतना डिले आ रहा है, जहाँ पे रेट फिक्सिंग की बात हो रही है, रेट्स फिक्स नहीं हो पा रहे, क्या वजह हो सकती है? कहीं पे निगोशिएशन दोनों तरफ से हो रही है, गवर्नमेंट साइड से भी, और कुछ हमारी कंट्री में कुछ प्राइवेटाइजेशन का वैसे प्रोसेस स्लो चल रहा है। ठीक है। तो इस बारे में ज्यादा तो बेहतर वो हमारे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर ही बता सकते हैं ना। उस पर हम इतनी डिस्कस मतलब अभी हम उसके ऊपर इतनी बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वो खुल के वो चीजें सामने भी नहीं आई हैं। तो एक्सपेक्टेड है ये कब तक कोई आपकी नॉलेज में हो कि ये कब तक? मेरे हिसाब से 6 महीने में हो जाना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी तकरीबन आए हुए 2.5 साल हो गए हैं तकरीबन। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 6 महीने में ये कम से कम हो जाएगा। जितना जल्दी ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो फिर पीपीएल ओजीडीसी को आप बहुत अच्छे प्राइसेस पे देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी ओजीडीसी और पीपीएल अगर ऊपर इनके प्राइवेटाइजेशन के मामला सेटल डाउन हो जाते हैं, तो आप ये समझते हैं कि एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। जी बिल्कुल, और इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। KSE 100 इंडेक्स के अंदर इनका वेटेज जो पॉइंट्स के हिसाब से इनका वेटेज ज्यादा है ओजीडीसी का, खास करके। ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर का भी, कमर्शियल बैंक्स के हवाले से मैं जरूर बात करना चाहूंगा। कमर्शियल बैंक्स का एक जबरदस्त एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है मार्केट के अंदर पिछले 3-4 दिनों से, बल्कि पिछले 3-4 हफ्तों से कमर्शियल बैंक जबरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। खास करके मिजान बैंक की बात करें, HBL की बात करें, या नेशनल बैंक की बात करें, बैंक अल्फला की बात करें, तो उस हवाले से आपके पास क्या एनालिसिस है? जब से ये जो हमारा रोशन डिजिटल प्रोग्राम आया है, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत कामयाब भी होगा। यह हमारी गवर्नमेंट की अच्छी काविश है। ठीक है। और इससे मिजान बैंक को सबसे ज्यादा डिपॉजिट मिले हैं, और इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुझे नजर आ रही है वो बैंक अल हबीब की और मिजान बैंक की ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है। बल्कि ज्यादा ग्रोथ मुझे बैंक अल हबीब की नजर आई है। अच्छा, इस मतलब कंपैरेटिवली अगर देखें तो इस वक्त हाँ, नेशनल बैंक का भी थोड़े रिजल्ट बेहतर है। UBL और HBL के रिजल्ट इतने ग्रोथ नहीं हुए, और बैंक अल फलाह की इतनी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी बैंक अल हबीब की हुई है। और मुझे लगता है कि, और इस वक्त आप देखें भी कि बैंक अल हबीब और मिजान बैंक ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे आने वाले वक्तों में बैंक अल हबीब पाकिस्तान के टॉप का बैंक लगता है, जो इसके फाइनेंशियल्स बता रहे हैं ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज और भी है कि इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर कमर्शियल बैंक्स में हम देखें तो कुछ इनके डिफेंसिव स्क्रिप्ट्स हैं और कुछ इनके अटैकिंग स्क्रिप्ट्स हैं। तो उस हवाले से हम अगर बात करते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करते हैं, या हम हबीब मेट्रो बैंक की बात करते हैं, तो बड़े डिफेंसिव से लगते हैं कि बड़े स्लो मूविंग आइटम्स लगते हैं इसमें। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की इतनी अर्निंग इतनी खास नहीं है। हबीब मेट्रो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की ये बैंकें ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं। इसमें बैंक अल फलाह ने थोड़ा मायूस किया है। हाँ, उसके रिजल्ट्स ने थोड़ा हमें मायूस किया है, मतलब। ठीक है। बाकी ओवरऑल सेक्टर, ये बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जितने आप देखें इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे आते हैं ना, जो हमारे उमूमी एक दिमाग में ख्याल आता है, लोगों के जहन में होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बैंकिंग सेक्टर बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना इंटरेस्ट, ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है इस हवाले से। जी बहुत मिसकंसेप्शन है। और जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं जी, तो ज्यादा मुल्क के अंदर एक्सपेंशन होती हैं, ज्यादा कारखाने लगते हैं, ज्यादा लोन्स लेके, मतलब गाड़ियों ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ना, होम फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग में भी ज्यादा इजाफा होता है, क्योंकि लोगों को कम शरह पर मतलब लोन मिल रहा होता है। जी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अभी पिछले दिनों जैसे एक एमनेस्टी स्कीम आई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कि उनके जो मियाद है उसको टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, तो उस हवाले से जो उसके एलाइड सेक्टर्स है वो जरा बूम करते हुए नजर आए, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लाजमी बात है, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है जी, माशाल्लाह, दुनिया का 7वां-8वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से जी। तो लाजमी बात है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जी, तो घरों की डिमांड तो बढ़ेगी, लाजमी बात है, और कंस्ट्रक्शन भी बढ़नी है। मगर यहाँ आबादी, यहाँ की आपको पता है ज्यादातर 70 to 80% आबादी यहाँ की मतलब पुअर है, गरीब लोग हैं। तो वो लोग लो कॉस्ट मकानी मतलब उनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब माशाल्लाह, इनका विजन बहुत अच्छा है, और उन्होंने ये जो इकदाम लिया है नया पाकिस्तान में लोगों की हेल्प करके उनको लोन्स देके जो अपना घर के नाम से, तो ये बहुत अच्छा है। और इससे कंस्ट्रक्शन भी बहुत बढ़ेगी, और जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी तो सीमेंट, स्टील, गिलास और जितने भी इससे मुल्क 40 इंडस्ट्रियां होती हैं, तो 40 इंडस्ट्रियां इंशाल्लाह ग्रोथ करेंगी।
ठीक है। अच्छा, अगर हम आज के वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स बड़े शानदार जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 69 करोड़ 43 लाख शेयर्स का आज मार्केट के अंदर कारोबार हुआ। हम ये ट्रेंड देख रहे हैं पिछले तकरीबन 10-15 दिनों से कि मार्केट में ये जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो जबरदस्त बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अंदर मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि कहा यह जाता है कि जब मार्केट बहुत ज्यादा तेजी के साथ चल रही होती है, बहुत ऊपर जा रही होती है, वॉल्यूम जबरदस्त जनरेट हो रहे होते हैं, तो उसमें रिस्क एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखें, आप पब्लिक जब तक देखें, खरीदने वाला तो इंसान ही है ना जी। मेरा नजरिया ये कहता है, बहुत सबसे मुख्तलिफ नजरिया है। अगर लोग अपनी कैपेसिटी में रह के माल खरीदें और मार्केट को सीख के और समझ के काम करें तो ये चीज नहीं हो। ठीक है। इसको फेज वाइज बाइंग करें, मतलब पूरा सरमाया एक साथ नहीं लगाएं। हाँ। कुछ सेक्टर्स में डिवाइड कर दें और 3 फेज बाइंग करें। अगर एक आइटम लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ आइटम की बात नहीं करेंगे, पर्टिकुलर एक शेयर आप कोई भी खरीदते हैं तो उसको 3 फेज में वो बाइंग करें। अच्छा। एकदम भर के ना ले। अच्छा। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह आप ये देखेंगे हमारी मार्केट पहले अभी 2-3 महीने पहले करेक्शन लेके ऊपर आई है। हाँ, बिल्कुल। पहले 43,000 तक गई। हाँ जी, वहां पे फिर वहां से रिवर्स लगा। हाँ, रिवर्स गियर भी लगा, फिर नीचे 38,500 तक आई, फिर वहां कंसोलिडेट हुई, फिर 41 तक आई, फिर 39,500। इस तरह होते होते अब ये, और अभी भी ये 500 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद 200-300 पॉइंट की करेक्शन ले रही है। ठीक है। जिस तरह आज मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गई प्लस, हाँ जी, तो एंड में 200 पॉइंट तक भी आई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे, मतलब यानी मार्केट करेक्शन लेके ऊपर जा रही है और ये बहुत हेल्दी साइन होता है मार्केट के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, मतलब इस तरह से आपने कहा कि अगर आपने परचेजिंग करनी है, बाइंग करनी है, तो आप उसको 3 फेजेस के अंदर करें, तो उसको थोड़ा सा बाइंग करें और इसमें ये ना करें कि वो जो एक मिसाल होती है कि सारे जो अंडे होते हैं ना वो एक ही टोकरी में ना रखें ताकि वो गिर जाए, तो आप नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यस, इन वन बास्केट। ठीक है, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी, किस तरीके से हम भी प्रोग्राम के तवज्जुह से यहाँ से जब हम अवेयरनेस मुकम्मल तौर पे क्रिएट करते हैं, आपका भी मुकम्मल तौर पे आप अवेयरनेस दे रहे होते हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा आप अवेलेबल हो, आप टेलीग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा अवेलेबल हो, आप 7,000 प्लस लोगों को आप वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हो, वहाँ पे गाइडलाइन भी दे रहे हो, तो उसमें वो किस तरीके से, मतलब कि हम भी ये कहते हैं कि स्मॉलर लेवल स्ट्रेटेजी को अपनाएं, तो स्मॉलर लेवल स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे जरा, किस तरीके से उसको करेंगे? 1 मिनट में जरा इसमें थोड़ा खुलासा आपको करना चाहूंगा, थोड़ा डिफाइन करूंगा जी, कुछ बताना भी चाहूंगा जी, कि ये क्या हुआ है कि हमारा एक ओवरसीज है, हमारे लंदन में हमारे बिलाल साहब हैं, तलत साहब हैं सऊदी अरब में, और हमारे पास पूरी टीम है कतर वगैरह में, हर जगह पे माशाल्लाह, अजमान वगैरह में। इसके अलावा कराची में गियाया साहब भी होते हैं मेरे साथ। तो उन सब लोगों का विजन यही है कि पब्लिक सीख के काम करे, टेक्निकल्स को सीखे, आजकल टेक्निकल इंडिकेटर सीख के काम करे। और ये जो आप फेज बाइंग की बात कर रहे हैं ना, उसको मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, जैसे 1000 शेयर्स में अगर किसी के खरीदने, मिसाल के तौर पर OGDC के लेने हैं और वो 116 रुपीज उसका रेट है, तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले 400 की बाइंग करें। अच्छा। फिर अगर हमें नजर आता है कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले रही है और 110 पे या 18 पे आ रहा है, तो फिर हम 300 की बाइंग करें और फिर 100 तक फिर हम 300 की बाइंग करें। अच्छा, ये 3 फेजेस इस तरीके से ये स्मॉलर लेवल, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हम एवरेज कर सके, ताकि हमारी एवरेज कहीं एक जगह पे आके 17, 18, 19 पे खड़ी हो जाए। तो और इसी तरह जब मार्केट बढ़े तो हमें उसको फेज वाइज सेलिंग करना चाहिए। बिल्कुल 30 और 40%। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे इसी जगह पे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक एलिमेंट यूज हो रहा होता है जिसे आप कहते हैं कि अगर मार्केट के अंदर शेयर्स किसी एक शेयर के, जैसे आपने OGDC की फॉर इंस्टेंस बात की है कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो 116 है और वो उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है, 8-9 रुपए बढ़ जाती है और वो 124-25 रुपए पर चली जाती है, तो लोगों को नजर आ रहा होता है यार एकदम से बहुत जबरदस्त हमारे पास बेनिफिट आ रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो वो मुनाफे के अंदर जो सेलिंग होती है वो किस तरीके से करे, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? उसको स्टॉप लॉस लगा के करें। स्टॉप लॉस हमेशा जहन में होना चाहिए, मतलब आपको ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये चीज 124 पे जा रही है तो आप उसको भी फेज वाइज सेल करें। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1000 शेयर्स पड़े हैं, मिसाल दे रहा हूँ 1000, तो आप पहले 124 पे 300-400 सेल करें। ठीक है। फिर वेट करें, ठीक है, 126-127 पे जाए ताकि आपकी एवरेज भी मुस्तकम हो। और आपको एक जहन में टारगेट बना लेना चाहिए कि मुझे मुनाफे में नुकसान ना हो, तो 122 या 121 कहीं भी आएगा तो मैं इसको टोटल सेल कर दूंगा, मतलब ठीक है, रखूंगा नहीं। ठीक है, इस तरह से तो उस चीज से वो आसानी हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी कुछ बूस्ट होता है। ये सब सीखने की चीजें। देखा, मैं तो कहता हूँ जिस तरह आदमी बिजनेस सीख के करता है ना हर चीज,
ये भी एक बिजनेस है, यहाँ लोगों को आना चाहिए। इस मार्केट का एक कॉन्सेप्ट ये बिल्ड हो गया है कि ये सटेगी मार्केट। मैं बिल्कुल यही बात, अभी मेरा अगला सवाल मेरा बिल्कुल यही था कि स्पेकुलेशन की मार्केट है, मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा है कि स्पेकुलेशन है मार्केट के अंदर या मैनिपुलेटेड है मार्केट, तो हम इसको एज अ बिजनेस मॉडल नहीं लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। उस हवाले से आप अपना नहीं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या, मैं तो कहता हूँ दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट के लिए बनी हुई है। यहाँ से लोग माशाल्लाह बहुत बड़े पैसे वाले भी बने हैं। आपको पता होगा हमारे मुल्क के बड़े बड़े नाम माशाल्लाह, आरिफ हबीब साहब हैं, अकील डेरी साहब हैं, कितने माशाल्लाह बड़े ग्रोथ की है इन्होंने, आप तो देखते हैं। जी जी। तो ये सब चीजें सीखने की होती है। हमें यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को चाहिए बनाए जहाँ लोग आके सीखें, और मैंने सिखाने के लिए ही ये टेलीग्राम चैनल बनाया है, और उस पर मैं तकरीबन माशाल्लाह 7000 के करीब लोग हैं, उनको सिखा रहे हैं और वो माशाल्लाह सीख रहे हैं। और हम इनको ये कहते हैं कि आप उन स्टॉक्स में मत जाएं जो लॉस कर रहे हैं, आप उनके फंडामेंटल्स देखें, आप टेक्निकल सीखें, बाकायदा टेक्निकल्स की क्लासेस लें। और तीसरी बात, कभी भी अपना सारा सरमाया कोई घर बेच के या अपनी जो जमा पूंजी या जेवर बेच के आप इस मार्केट में ना आए, मतलब। और पूरे आप 4-5 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें इन्वेस्टर के मूड से। अगर इन्वेस्टिंग के मूड से हम यहाँ पे आए और अपना फालतू पैसा, जो पैसा या जो स्पेयर करें अपनी मनी को, नहीं, वो पैसा जो आपको अगले 6 महीने 1 साल के लिए जरूरत नहीं है, उसको लेके आए। वही ना मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेयर करें अपनी मनी को, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्पेयर करें। किचन चलाने के लिए मत आए। ये मत करें कि मैं इसके ऊपर आके अपने घर का खर्चा चलाऊंगा या अपने बच्चों के स्कूल की फीसें दूंगा, ये मत करें। मतलब सीख क्या है इस काम को। अगर आप सीख के कोई भी काम करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है। तो नाज़रीन, ये आप देखें बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो एक सिखाने का जो एलिमेंट है, जो आपको अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से वो ज़बरदस्त दी जा रही है, जिसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी बात अभी जो आसिफ साहब ने कही कि डू नॉट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। इस पैगाम के साथ नाज़रीन प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ अबू बकर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इनका ताल्लुक़ है। इनसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हाइज़ एंड लोज़ की हमने बात की। अब हम इनसे बात करेंगे सेक्टर्स के हवाले से, ख़ास करके 1-2 सेक्टर्स के हवाले से बात कर चुके, लेकिन अगर हम आज के टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर आज भी लीड करते हुए नजर आया 12 करोड़ 62 लाख शेयर्स के साथ। दूसरे नंबर पर कमर्शियल बैंक्स नजर आए हमें 7 करोड़ 86 लाख शेयर्स के साथ, और 6 करोड़ 12 हज़ार शेयर्स के साथ हमें सीमेंट सेक्टर नजर आया। तो इस हवाले से हम इनसे पूछते हैं कि रिफाइनरी सेक्टर पिछले 2-3 दिनों से टॉप करते हुए नजर आ रहा है, और उसके अंदर खास करके जो उसकी टॉप आइटम है बाइको पेट्रोलियम लिमिटेड, बहुत छोटा सा शेयर है लेकिन जबरदस्त वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। उस हवाले से हम बात करेंगे। जी आसिफ भाई, हमें ये बताइए कि इस वक्त जो पेट्रोलियम सेक्टर है रिफाइनरी में खास करके, ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 दिनों से। अगर आप देखें तो बाइको लिमिटेड डे बिफोर यस्टरडे 97 मिलियन शेयर्स का मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट किया, कल 94 मिलियन के साथ, और आज तकरीबन 16.38 मिलियन शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं रिफाइनरी सेक्टर का फ्यूचर क्या है आगे आने वाले दिनों में? देखिए, रिफाइनरी सेक्टर का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, मगर कुछ गवर्नमेंट के साथ उनके मार्जिन के इश्यू चल रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह से सेक्टर बहुत दबा हुआ था और बहुत लॉस में था। ठीक है। और कुछ हमारा फाइनेंस ऑयल का जो इम्पोर्ट था वो बीच में बंद किया गया था, और लोकल जितने भी आईपीपीज वगैरह हैं उनको गैस पे आरएलएनजी पे ट्रांसफर किया जा रहा था। बिल्कुल ठीक है। इस वजह से ये रिफाइनरी सेक्टर बहुत मतलब दब गया था, सप्रेस हो गया था। अभी तक तो इनकी अर्निंग है बहुत ठीक ठाक माइनस में है, मतलब जैसे नेशनल रिफाइनरी को 100 रुपीज लॉस है, और पर शेयर की बात करें, अटक रिफाइनरी को भी 31 रुपीज पर शेयर लॉस लास्ट ईयर हुआ है। अब जाके इस वक्त इसलिए हुआ है कि गैस की थोड़ी शॉर्टेज है मुल्क के अंदर, तो इस वजह से इनको लोकल रिफाइनरियों को कहा गया कि आप अपने फाइनेंस ऑयल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल रिफाइनरी की प्रोडक्शन होती है। जी जी बिल्कुल। इस वजह से इन्होंने ज्यादा ग्रोथ की है रिफाइनरियों ने। पीआरएल की बात करें तो पीआरएल ने भी तकरीबन आज 38 मिलियन शेयर्स के मार्केट। मगर मैं ये समझता हूँ, जो मेरा मानना है कहना है, कि फिर से जब आरएलएनजी और ये गैस की जो ये शॉर्टेज गर्मियों में सही हो जाएगी तो रिफाइनरियों का फाइनेंस ऑयल का फिर वो प्रॉब्लम आएगा। अब प्रॉब्लम आएगा, यानी उनकी कंजम्पशन फिर कम हो जाएगी, मतलब तो रिफाइनरी सेक्टर आगे जाके फिर दबेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि रिफाइनरी सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट
पब्लिक को नहीं करनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। लेकिन एक और मैं इसी, क्योंकि आप इकोनॉमी को भी देखते हैं पाकिस्तान की, मैं इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शदीद गैस की जो LNG की खास करके उसकी वजह से नूरियाबाद प्रोजेक्ट हमारे बंद हुए में कोई 11 के करीब फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। तो ये जो LNG को बर वक्त ख़रीदारी ना करने की वजह से और जो इसके फर्नेस ऑयल के ऊपर जो बिजली बनाई जा रही है उसके ऊपर उनकी इतना ज़्यादा 122 अरब रुपीज़ का जो पहले लॉस हो चुका है ताखीर से ख़रीदारी का, तो इसका इम्पैक्ट अगर ये टाइमली अगर इसको परचेजिंग कर लेते तो फिर तो रिफाइनरी सेक्टर और भी नीचे की तरफ होना था इसका। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नीचे की तरफ होना, तो आगे जाके गवर्नमेंट RLNG को परचेस करेगी, उसको राइट टाइम पे लेके आएगी। इसके अंदर कहीं आपको मोनोपोली तो नहीं नजर आती है कि फर्नेस ऑयल को लेकर के LNG को नहीं परचेज किया जा रहा या टाइमली परचेज नहीं किया जा रहा, कोई इसके अंदर नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। ये वक्ती इशू है, सारा रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, चलिए, अगर कमर्शियल बैंक्स की तो हम बात कर चुके हैं, सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो आज 6 करोड़ 12 हज़ार शेयर्स के साथ मार्केट में तीसरे नंबर पर नजर आया। सीमेंट सेक्टर के हवाले से जैसे हमने कंस्ट्रक्शन की जो पॉलिसी आई, एमनेस्टी स्कीम आई, उसके हवाले से हम बात कर चुके हैं। इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा कि DG खान सीमेंट, फौजी सीमेंट्स, मेपल लीफ और पावर सीमेंट ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें मार्केट। सीमेंट सेक्टर में तो 2-3 न्यूज है। एक न्यूज तो ये है कि इनको कुछ 15 सीमेंट कंपनियों को नए लाइसेंस भी मिले एक्सपेंशन के। जी ठीक है, वो पंजाब में भी मिले। दूसरी बात यह कि जो इंटरेस्ट रेट पे भी कम हुए हैं, जो 13.25% से 7% पे आए हैं, तो इन्होंने जो एक्सपेंशन के लिए बहुत सी सीमेंट कंपनियों ने लोन ली थी, जैसे DG खान वगैरह ने, चराट सीमेंट ने, तो वो लोन का भी इम्पैक्ट आया कि इनकी अब इनकी जो ये कॉस्ट होती है, फाइनेंशियल कॉस्ट, वो कम हो गई है। तो इनसे इनके रिजल्ट्स पे बहुत फर्क आएगा। मतलब ठीक है, तो सीमेंट कंपनियों के जो आने वाले रिजल्ट्स हैं दिसंबर एंड के, वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। इसका मतलब है कि सीमेंट सेक्टर के अंदर मजीद अगर कुछ सीमेंट कंपनियां ओवर हैं और कुछ सीमेंट कंपनियों में भी गुंजाइश बाकी है। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए एक साजगार माहौल है। कुछ 2-4 सीमेंट कंपनियां ऐसी हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए गुंजाइश बाकी है। ठीक है, अच्छा सर, हम मूव करते हैं। अगर आज की अगर टॉप आइटम्स की अगर बात करें तो बाइको पेट्रोलियम पिछले 3 दिन से, जैसे मैंने कहा, बहुत छोटा सा शेयर है। हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, मैं उस मिसकंसेप्शन को एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर मैं इस चीज़ के स्मॉल शेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। मतलब जो 10 रुपए से नीचे के शेयर्स हैं या 20 रुपए के नीचे शेयर्स हैं, तो कुछ जो मार्केट के जो गुरुज हैं वो इनको एक अजीब सी एक टर्म यूज़ करते हैं। इस हवाले से मैं वो टर्म यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि टेक्निकली इट्स रॉन्ग टर्म। तो मैं उस हवाले से पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई ही वो उस तरह का जो मिसकंसेप्शन है वो मौजूद है मार्केट के अंदर? देखें, मौजूद है और कुछ हमारे पब्लिक का भी इसमें कसूर है। अच्छा, कि वो छोटी, मतलब पेनी स्टॉक्स कहते हैं, पेनी स्टॉक्स, एग्जैक्टली। तो ये पेनी स्टॉक्स में इसलिए वर्किंग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द हम अमीर हो जाए। अच्छा, पेनी स्टॉक में जल्दी अमीर हो जाते हैं। चीज है, हाँ जी, तो उसके वो 1000 शेयर्स नहीं लेते, वो उसमें 50,000 100,000 तक जाते हैं। ठीक है, शेयर्स लेके। तो फिर उसके अंदर वॉल्यूम भी आप देखें, आउटस्टैंडिंग 16 करोड़ 34 करोड़ शेयर के जो वॉल्यूम हो गए हैं। हाँ जी, तो फिर इसीलिए हो जाते हैं। अभी परसों तो 97 तकरीबन 97 करोड़ के थे और कल 94 मिलियन थे और आज 16 करोड़ हैं। तो ये भी एक, मैं आप सब पब्लिक को ये देखें, ये आपका फोरम है, हम डायरेक्ट पब्लिक से, आवाम से बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हमारी बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी और हमारी बात आवाम तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पेनी स्टॉक्स में आप ना फंसे। अच्छा, क्योंकि सिखाने का पहला उसूल ही हमारा ये है कि आप पेनी स्टॉक्स में भी मत जाएं और लेवरेज पे भी मत जाएं। ठीक है, जितनी आपकी चादर है उतना ही पांव फैलाएं, आप डिलीवरी का काम करें और जितनी आपकी ताकत है उतना ही काम करें। तो इससे क्या होगा कि आप फंसेंगे नहीं और हमेशा कंपनी की ग्रोथ, उसकी अर्निंग्स, उसके फंडामेंटल्स देख के काम करें। और आप मुल्क में भी देखें कि उसकी वो जो चीज बना रही है, प्रोडक्ट बना रही है, उसकी कितनी सेल है, कितनी डिमांड है। ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना कि आपने इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योरसेल्फ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं तो आप येलो पेजेस जरूर करें, उस कंपनी के बारे में पढ़ें जरूर, देखें जरूर कि कंपनी की जो हाइज एंड लोज क्या हैं। जैसे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, मार्केट के अंदर उसका जो प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू क्या है, यही कहना चाहता हूं। वो बात ठीक है, मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर नीचे होने से भी बाज प्रोडक्ट्स पे या कंपनी की प्राइस पे फर्क पड़ता है, मगर जो इस तरीके के, इसको हम कचरा स्टॉक्स कहते हैं। अच्छा, हम सही खास करके मैं और जो मेरी टीम है, ठीक है, उसको कचरा स्टॉक्स कहती है। ठीक है, इसमें ना काम करें क्योंकि ये दुख ही देते हैं, मतलब ये सुख नहीं देते, मतलब सुख नहीं देते। अच्छा जी, ये एक टिप है आपके लिए कि जो स्मॉलर लेवल स्टॉक, जिसको पेनी स्टॉक्स बोल रहे हैं, पेनी स्टॉक के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें।
अच्छा, हम आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो एक और मिसकंसेप्शन है यहाँ की जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, वो ये है कि ये एक मैनिपुलेटेड मार्केट है, ये स्पेकुलेटेड मार्केट है। हम तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपना पैगाम पहुंचाते रहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट करें। आप क्या समझते हैं, अगर आप जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अगेन उसके ऊपर जाते हैं कि मार्केट मैनिपुलेटेड है, डर है, खौफ है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के हवाले से, आपका एनालिसिस क्या है उसके ऊपर? ये मैनिपुलेटेड मार्केट नहीं है, ये इसको बनाया गया है। मतलब इसका एक असल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे लोग जो आप किसी घर की मिसाल दे रहे हैं कि इस घर में भूत है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि एक जनरल पब्लिक को समझाने के लिए, तो लोग उससे कैसे दूर से डरते हैं कि यार इस घर में तो वाकई में भूत है तो अंदर नहीं जाएंगे, वो घर बिकता भी नहीं है। इसी तरह एक स्पेकुलेशन का एक अमल, वो एक एलिमेंट फैलाया गया है तो लोग इससे डर गए। असल में जो लोग पेनी स्टॉक्स वगैरह में काम करके जब अपना पैसा हार जाते हैं ना, मतलब जी, तो फिर वो इसको ऐसा कर देते हैं कि यार ये तो सट्टे की मार्केट है और इस तरफ नहीं जाना, यहाँ तो पैसा खत्म हो जाता है। मतलब गलती उनकी खुद की होती है और इल्जाम सारे ब्रोकर्स पे या दूसरों पे लगाए दिए जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सीख के हर काम को सीख के करें। अगर आप नहीं सीख के कर सकते तो फिर आप यहाँ किसी भी काम को नहीं शुरू करें। मेरा तो मकसद ये है कोई भी काम नहीं, मतलब कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसकी अवेयरनेस लाजमी है, अवेयरनेस लाजमी है। और खुद आपकी अपनी रिसर्च हो प्रोडक्ट के हवाले से, उसके हाइज एंड लोज के हवाले से, उसके डिविडेंड्स के हवाले से, उसके कैश बोनसेस के हवाले से, उसके राइट शेयर्स के हवाले से। और मार्केट में एक चीज और भी होती है कि जैसे मुल्क के हालात अगर अच्छे नहीं होते, इकोनॉमी ऊपर नीचे हो जाती है, तो अच्छी आइटम में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, उसकी ग्रोथ होगी तो आपको डिविडेंड्स, बोनस, हर चीज मिलेगी ना। तो आपकी कभी कंपनी मरेगी नहीं, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट भी मरेगी नहीं, वो आपको 10 साल 8 साल में कभी ना कभी आपकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो किसी भी पॉइंट इसके अंदर मैं अगर एक ले मैन के तौर पे अगर सवाल करूं, जनरल पब्लिक के लिए, आम आदमी के तौर पे मैं अगर सवाल करूं, वो ये कि लेट्स सपोज अगर मैंने OGDC अच्छा डिविडेंड देती है या कमर्शियल बैंक्स अच्छा डिविडेंड देते हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक देता है, अच्छा, इसमें क्या ऐसे है कि वंस मैंने परचेजिंग कर ली 5,000 शेयर्स की, तो क्या, और वो मैंने सेल भी कर दिया, तो उनको भी फिर वो कैश डिविडेंड देते हैं या सिर्फ और सिर्फ उनको देते हैं जो स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं उसके ऊपर? देखिए, जब उसकी बुक ऑफ क्लोजर आती है ना, हर 3 महीने OGDC वगैरह का क्या होता है, मतलब किसी भी कंपनी का हर 3 महीने उसकी बुक ऑफ क्लोजर आती है। अब कुछ कंपनियां 6 मंथ्स में डिविडेंड देती हैं, कुछ ईयरली अनाउंस करती हैं, ठीक है, और कुछ हर क्वार्टर पे देती हैं, ठीक है, एवरी क्वार्टर। तो उस वक्त जब उसकी डेट ऑफ बुक ऑफ क्लोजर हो, उस दिन एक्स डेट पर आपके पास शेयर्स मौजूद होने चाहिए। अच्छा, तो आपको डिविडेंड उस वक्त तक आप जो अब वो भले एक दिन पहले खरीदे हो आपने शेयर्स, हाँ, आप उसकी एक्स डेट से यानी बुक ऑफ क्लोजर की डेट से एक दिन पहले खरीद लेते हैं, हाँ, तो आपको मिलेगा। मसलन अगर 31 ऑफ जनवरी उसकी क्लोजर डेट है और 30th ऑफ जनवरी को आपने अगर उसके शेयर्स परचेज किए हैं और 31 को अगर वो क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, तो वो डिविडेंड जब अनाउंस करेगा तो उसमें फिर आपको भी उसके जो भी उसके एक्स डेट वाले दिन, जिस दिन उसकी एक्स डेट हो रही है, जिस दिन वो एक्स हो रहा है, मतलब उसका एक्स कहते हैं, उस दिन आपके पास वो होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, और जितनी क्वांटिटी होगी आपको उसी हिसाब से, भले आप फिर सेकंड डे उसको सेल कर देते हैं तो कोई मसला नहीं, आपको डिविडेंड जरूर आएगा। मतलब ठीक है, ये बड़ा एक जनरल सा सवाल था जनरल पब्लिक के लिए। अच्छा, एक दो चीजें और अगर हम उसके अंदर आपसे लेना चाहें, इसके ऊपर आपका एनालिसिस लेना चाहें। जी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है, जैसे अगर हम बात करें BHAT की अगर हम बात करें, या नेस्ले पाकिस्तान की हम बात करें, या कोलगेट पामोलिव की बात करें, तो इनकी जो प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, इनका जो उतार चढ़ाव आता है, एक दिन इनका 80 रुपये गेन कर रहे होते हैं, दूसरे दिन 100 रुपये लूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह की मार्केट के अंदर इस तरह के प्रोडक्ट के हवाले से आपका क्या तज्जिया है, और आप जो जनरल पब्लिक है उसको आप ये क्या देते हैं? देखिए, ये डेली ट्रेडिंग वाले और आम दिनों की ट्रेडिंग वाले शेयर्स नहीं है ये या तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के, बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में या इनके डायरेक्टर्स के पास ही है, और इनमें 50-100 शेयर से ज्यादा की क्वांटिटी की मतलब गुंजाइश नहीं, ट्रेडिंग भी नहीं होती। और जो बायर होता है वो अलग मुख्तलिफ रेट पे होता है, और सेलर होता है मुख्तलिफ रेट पे होता है। सेकेंडली बात यह है कि आप देखें 7.5% पे अपर कैप और 7.5% पे लोअर कैप है। तो जब मार्केट में इतना फर्क है और 1,000 रुपए वाला शेयर हो या 4,000 वाला शेयर हो, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका लोअर कैप कहाँ होगा और अपर कैप कहाँ होगा। तो मिड में वो
जो भी बायर की ऑफर होती है वो बायर की ऑफर से ही सेलर को मजबूरन उसको बेचना पड़ता है। इस वजह से उनके शेयर्स में इतनी फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन होती वो है। बायर की मर्जी है, अगर वो 500 रुपए नीचे भी मांगेगा और सेलर को अगर उसको समझ में आती है तो वो उसको सेल कर दे। मतलब वो आपको ऐसे नहीं बिकेंगे जिस तरीके से दूसरे शेयर्स की ट्रेडिंग, आम शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। सही है, सही है। अच्छा सर, अब हम अगर प्रोग्राम के अगर हम दूसरे हिस्से की तरफ चले और हम बात करें अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें आपको क्या इस वक्त ट्रेंड नज़र आ रहा है कि आज की अगर हम बात करें फीपीलीपी के हवाले से, तो फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस हवाले से आपका क्या तरजीह है? देखिए, फॉरेन आउटफ्लो तो पिछले 6 महीने से चल रहा है, समझे आप? ठीक है। पिछले 6 महीने से फॉरेन आउटफ्लो तो चल ही रहा है। और आपके म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक्स वगैरह ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अर्निंग ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसीलिए परचेज कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत से सेक्टर में अभी बहुत गुंजाइश है। अभी हमारी मार्केट यहाँ पे रुकेगी नहीं, अगर हमारी इकोनॉमी और ग्रोथ करती रही तो ये मार्केट इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 55 to 60,000 तक भी जा सकती है। इसमें इतना पोटेंशियल है। अच्छा, इस मार्केट के अंदर सही है। क्योंकि अभी वो आपको मैंने क्या कहा, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर, उनकी प्राइवेटाइजेशन का अगर पीपीएल अभी चले नहीं है। अभी सही मानों में वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे नहीं आया, मतलब ठीक है, बहुत अंडर वैल्यू है वो। ठीक है। और उसके अलावा अगर दूसरे सेक्टर्स में भी अगर हम देखें, जो इंजीनियरिंग सेक्टर है या फर्टिलाइजर सेक्टर है, इसके अलावा आजकल जब से पाकिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई है और पाकिस्तान का इंपोर्ट कम हुआ है, कटेल हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सी चीजों की बिल्कुल बंद कर दिया, उसके ऊपर पाबंदी लगाई है, पाबंदी भी लगाई और बहुत से टैरिफ भी बढ़ा दिए हैं बहुत से चीजों के, एफईडी बढ़ा दी है। तो इसकी वजह से हमारा पेपर एंड बोर्ड सेक्टर बहुत चला है क्योंकि उस पर पैकेजिंग इंडस्ट्री को बहुत उससे फायदा हुआ है। ठीक है, तो ये भी पाकिस्तान के आइंदा आने वाले दिनों में मैं पैकेजिंग सेक्टर को, मतलब सेंचुरी बोर्ड एंड पेपर को, इसमें तो सबसे टॉप लिस्ट पर ये पैकेजेस, सेंचुरी पेपर, चेराट पैकेजिंग और बहुत से शेयर है, मतलब मगर ये बहुत अच्छी मतलब ग्रोथ करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में इनके रिजल्ट्स और ये कर भी रहे हैं ग्रोथ और करेंगे, मतलब ठीक है, और ज्यादा ग्रोथ। ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदेद। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ अबू बकर साहब, बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है और हम इनसे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में, कुछ इनसे तजावीज़ लेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो एक जैसे हम बात कर चुके हैं, कुछ चीज़ें तो हम क्लियर कर चुके हैं कि मैनिपुलेटेड नहीं है मार्केट। इस मार्केट को हमेशा बिजनेस मॉडल के तौर पे अगर आप काम करना चाहें तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चीज़ों को आप लर्न करके काम करेंगे तो आपको आसानी होगी। एक दो चीज़ें हैं वो हम इनसे मजीद डिस्कस करते हैं। फाइनली कुछ गवर्नमेंट के हवाले से हम उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से स्टॉक मार्केट को ज़्यादा अच्छे तरीके से लेकर के आ सकती है, उसके अंदर किस तरीके से पॉजिटिव अपना इनपुट दे सकते हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा आसिफ साहब, हमें ये बताइए कि अब मार्केट के हवाले से जैसे हमने बात कर ली आपसे कि मैनिपुलेटेड नहीं है मार्केट, एज अ बिजनेस मॉडल इसको यूज़ करना चाहिए, लर्न करके आए मार्केट के अंदर, सीख के आए, जहाँ पे वेर एवर यू वांट टू इन्वेस्ट, आपको यू शुड गो फॉर द येलो पेजेस, उसके रिसर्च करें, उसके कैश डिविडेंड्स को देखें, मार्केट के अंदर उसकी स्क्रिप्ट के अगेंस्ट पूरी की पूरी आपकी प्रोफाइल बनाएं, फिर जाके मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम आगे की तरफ चलते हैं, इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की, आपने कहा कि ये 60,000 तक जा सकती है, पोटेंशियल है मार्केट के अंदर। पोटेंशियल तो हमारी मार्केट के अंदर 55,000 का तो हमने देखा है, नजर आया है, तो गवर्नमेंट भी तो कहीं ना कहीं से हमें फीड करे इस चीज के हवाले से। लेकिन 3-4 चीजें अगर गवर्नमेंट कर दे ना जी, और जल्दी कर दे, इस बजट में कर दे या अगले महीने कर दे, अनाउंस कर दे, तो मार्केट बहुत रैली कर जाएगी। उसमें सबसे पहली चीज तो मुझे जो नजर आती है वो ये है कि मैनिपुलेशन को कम करने के लिए जी, फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जी मार्केट में, उसके शॉर्ट सेल को फ्यूचर की शॉर्ट सेल को बंद कर दे। इससे बहुत मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। जब कोई भी बुरी खबर या कोई ऐसी खबर नजर आ रही होती है तो बहुत बड़ी तादाद में शॉर्ट सेलर्स आ जाते हैं और वो इन्वेस्टर्स को भी बड़ा तंग करते हैं, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस लेवल उससे शेक हो जाता है। बहुत एक तो ये है। दूसरा, इनको थोड़े से टैक्सेस में स्टॉक मार्केट के लिए कमी लानी पड़ेगी, खास करके कैपिटल गेन टैक्स
बहुत ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करें या मैं तो कहता हूँ उसको खत्म कर दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, मतलब इसको भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। और सेकंड थर्ड ये होना चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह लाए के ताकि मार्केट हमारी और आगे बढ़े। मतलब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को भी चाहिए कि हर 2-3 महीने बाद आकर बैठे और स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और इनसे मुलाकात करें और उनके स्टेक होल्डर से मुलाकात करके इस मार्केट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए इनको। मतलब इसको ये मुल्क, हालांकि ये मुल्क का बैरोमीटर होता है, तो इसके ऊपर भी खास नजर करम होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। ऑब्वियसली आपकी पूरी की पूरी मईशत यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ से मईशत की रीढ़ की हड्डी है स्टॉक एक्सचेंज आपकी, तो वो उसके अंदर नजर आता है। बिल्कुल आपने तीन चीजें आपने बताई हमें कि एक तो फ्यूचर की जो शॉर्ट सेलिंग है ये तो सबसे टॉप पे है मेरे, टॉप प्रायोरिटी है कि उसको स्टॉप किया जाए, उससे पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी वजीर आजम इमरान खान साहब से, अपने रजा बाकर साहब से, SCCB के चेयरमैन साहब से और आपके फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब से ये मेरी इल्तमास है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि फ्यूचर की शॉर्ट सेलिंग को बंद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा आपने कहा कि कैपिटल गेन टैक्स जो है इसको भी खत्म किया जाए, तकरीबन इसको कम कर दिया जाए, नहीं तो खत्म कर दिया जाए, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि 3-4 साल की होल्डिंग के बाद वो जाके खत्म हो रहा है, मतलब यानी उसको नहीं इम्पैक्ट पड़ता। अगर कोई 1 साल के लिए भी ले तो उसकी शरह कम होनी चाहिए। जिस तरह से प्रॉपर्टी में थोड़ी कम है, इस तरह से स्टॉक में बहुत ज्यादा है, मतलब शेयर में। और तीसरी चीज आपने कही कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो खुद आके मॉनिटर करें, मॉनिटर करना, गवर्नमेंट को एक कमेटी बनानी चाहिए जो स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रॉब्लम्स हैं जो आते रहते हैं उनको सॉल्व करे। मतलब फौरी तौर पे इनके लिए इकदाम उठाने चाहिए, मतलब ये उनको आके उनके पास भी बैठना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ये तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब बिल्कुल ठीक है, अगर आपको मार्केट को एकदम इंक्रीज करना है या ऊपर ले जाना है तो बिल्कुल ठीक है। आखिर में आसिफ साहब, अगर आप जो नए इन्वेस्टर्स हैं या वो लोग जो डरे हुए हैं, खौफ में हैं मार्केट से, कि वही बात जो रिपीट करते चले आ रहे हैं कि मैनिपुलेशन है या स्पेकुलेटेड मार्केट है, उस हवाले से अगर आप नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें, उनको क्या आप? मेरा तो पैगाम सिर्फ यही है कि सीख कर आए मार्केट में और किसी की टिप्स पे अमल ना करें। और अगर कोई आपको कुछ टिप्स दे भी रहा है तो पहले उसको देखें, उसको समझें, उसको परखें। मतलब जो हम भी अवेयर कर रहे हैं टेलीग्राम वगैरह पे या यहाँ पे, मतलब लोगों को जो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो यही सिखा रहे हैं कि भाई आपको अगर कोई आइटम सपोज कहता है कि मीजान बैंक, एक मिसाल दे रहा हूँ जी समझाने के लिए, तो आप देखें कि वो क्या कमा रहा है, उसके पिछले 4-5 साल के उसके क्या रिकॉर्ड्स हैं, उसकी अर्निंग्स क्या है, उसकी लोन्स कितनी मर चुकी है, मतलब उसके सारे फाइनेंशियल्स को आप देखें। इसके बाद जिस तरह हम प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी चीज खरीदने भी, मार्केट में शर्ट खरीदने भी जाते हैं तो उसको पूरे प्रॉपर चेक करके खरीदते हैं ना। मार्केट में 10 दुकानों पे उसका रेट उसका रेट देखते हैं कि यहाँ तो महंगा नहीं है, यहाँ सस्ता तो नहीं है, मतलब हम कहीं कोई हमें ठग तो नहीं लेगा। इस तरीके से पूरी इंक्वायरी करने के बाद, उसके पूरे सेक्टर को चेक करने के बाद खरीदारी करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। ठीक है, मतलब फिर वो फंसेंगे भी नहीं। और इस मार्केट के बारे में ये जो चीज मशहूर है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सही तरीके से लोग गाइड करें और गवर्नमेंट भी अगर कोई ऐसा फोरम बना दे कि जिसमें बहुत कमी है, मैं उस हवाले से आखिर में पूछना चाह रहा था कि बहुत कमी है, यानी इन्वेस्टर अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए। जिस तरह से आप माशाल्लाह आज प्रोग्राम कर रहे हैं ना मेरे साथ बैठ के, जी, इस प्रोग्राम से भी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल। मतलब इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेरा नजरिया ये कहता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से आपने आज का हमारा पूरा प्रोग्राम देखा और हम बहुत मशकूर हैं आसिफ अबू बकर साहब के कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें भी ज़ीनत बख्शी और हमारे चैनल को भी ज़ीनत बख्शी। और हमारा जो मेन एम है वो यही कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जितनी भी इस वक्त सेक्टर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनके बारे में मुकम्मल तौर पर मुस्तनद मालूमात के साथ बेहतरीन एनालिसिस आपके साथ पेश करें। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ बेहतरीन लोग मौजूद हों जो कि इस हवाले से आप लोगों को गाइड कर सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें आप लोगों के लिए। आज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्रोग्राम के आखिर में कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए हम आपके साथ अपना पैगाम शेयर करते चले जाते हैं। आज जुम्मा है, मार्केट क्लोज हो गई आज, और कल हम नहीं होंगे और परसों भी छुट्टी है। तो इस हवाले से आपके साथ जो पैगाम है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें या आप कंज्यूमर मार्केट में जाएं, कमोडिटी मार्केट में जाएं, शेयर खुरनोश की खरीदारी के लिए मार्केट्स में जाएं,
तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए, क्योंकि आप महफूज होंगे तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो महफूज रहेंगे। आप महफूज तो माशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को। अल्लाह हाफिज़।